नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिनका संबंध भू राजस्व प्रणाली एवं व्यापार वाणिज्य, जिसके अंतर्गत बाजार नियंत्रण या मूल्य निर्धारण पद्धति से था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के विषय में व्यापक जानकारी का जो स्रोत है वो है जियाउद्दीन बर्नी का तारीख-ए-फिरोजशाही। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इन सुधारों में क्रियान्वयन के पीछे मूलभूत उद्देश्य मंगोलों के भीषण आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना तैयार करना था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे, जिन सुधारों का सुल्तान ने क्रियान्वयन किया, उनके पीछे जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो था विशाल एवं शक्तिशाली सेना तैयार करना। अमीर खुसरो का कहना है कि सुल्तान ने इन सुधारों को जन कल्याण की भावना से लागू किया। खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था तथा संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि उसने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की थी और सिकंदर की तरह विश्व विजय का सपना देखता था। तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार होने से एक विशाल सेना संगठित की जा सकी, जिससे भारत के राज्यों पर उसको विजय प्राप्त हुई। अतः अलाउद्दीन ने अपनी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था को लागू रखने, साम्राज्यवादी नीति को क्रियान्वित करने तथा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा हेतु एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता महसूस की और इसके लिए प्रतिवर्ष अपार धन की उसको जरूरत थी। राजस्व तथा लगान व्यवस्था में सुधार। विशाल सेना रखने हेतु अपार धन की जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्व तथा लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन सुल्तान द्वारा किए गए। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व व्यवस्था का वैज्ञानिक प्रणाली पर पुनर्गठन करने का प्रयत्न किया। इसके अंतर्गत उसने निम्नलिखित उपाय किए। पहला है भूमि अनुदानों को समाप्त करना। उन सभी भूमि अनुदानों को रद्द करने का सुल्तान ने आदेश दे दिया जो उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय अमीरों, विद्वानों, उलेमाओं, राज्य कर्मचारियों को मिल्क अर्थात राज्य द्वारा दी गई स्थायी संपत्ति, इनाम और वक्फ अर्थात धार्मिक अनुदान के रूप में दिए गए थे। अर्थात धार्मिक अनुदान या इनाम, उपहार इत्यादि में जो अनुदान दिए गए थे, जागीरें दी गई थी, उनको रद्द करने के आदेश सुल्तान ने दे दिए। बहुत बड़ी संख्या में भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए और उनको खालसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि में मिला लिया गया। बहुत बड़ी मात्रा में भूमि राज्य को प्राप्त हुई तथा आय में वृद्धि हुई इस कदम से। सभी भूमि अनुदान हालांकि रद्द नहीं किए गए। उदाहरणतः बर्नी बताता है कि मलिक कबूल को अनाज मंडी का सेना नियुक्त किए जाने पर उसको एक भूमि अनुदान अर्थात जागीर दिया गया था। अर्थात भूमि अनुदान देने की जो पद्धति है उसका अलाउद्दीन ने पूर्णतः त्याग नहीं किया। अधिकांशतः जो अनुदानित भूमि थी उनको रद्द किया, परंतु इस जागीर देने की प्रथा का उसने पूर्णतः त्याग नहीं किया। नेक्स्ट है राजस्व कर्मचारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। खुद जो कि जमींदार होते थे, मुकदम ग्राम का मुखिया होता था और चौधरी जो कि मुकदम का ही पर्यायवाची होता था अर्थात ग्राम का मुखिया आदि हिंदू राजस्व अधिकारियों के विशेषाधिकार अलाउद्दीन ने समाप्त कर दिए गए। ये जो राजस्व कर्मचारी थे ये अपने ग्राम के किसानों से भू राजस्व कर वसूल करके सरकारी कोष में जमा कराते थे और बदले में कुछ इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे ये अपनी व्यक्तिगत जमीन पर सरकार को कोई भूमि कर इनको नहीं देना पड़ता था और वसूल किए गए भूमि कर का कुछ भाग मेहनताने के रूप में इनको दिया जाता था तथा भूमि कर के अतिरिक्त धन ये किसानों से वसूल कर राजकोष में न जमा करवा कर स्वयं अपने पास रख लेते थे। तो परिणामतः ये जो लोग थे बड़े संपन्न और अमीराना जीवन व्यतीत करने लगे अथवा विद्रोह की बातें सोचा करते। सुल्तान ने इनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर उनसे भी कर वसूली व विशेष वेतन की व्यवस्था की। अर्थात इनसे भी कर वसूल किया जाने लगा और उनके लिए मेहनताने के स्थान पर अनुदानों के स्थान पर
विशेष वेतन देने की इनके लिए व्यवस्था कर दी गई। पहले की भांति कर वसूली का काम करने के लिए भी इनको बाध्य किया गया। बर्नी लिखता है कि चौधरी खुद और मुकदम इस योग्य न रह गए थे कि घोड़ों पर चढ़ सके, अच्छे वस्त्र पहन सके और पान का शौक कर सके। गरीबी के कारण उनकी स्त्रियों को पड़ोसी मुसलमानों के घरों में नौकरानियों की भांति काम करना पड़ता था। वुलजले हेग ने भी बर्नी के इस कथन की पुष्टि की है। अर्थात जो ये खुद मुकदम और चौधरी वगैरह राजस्व कर्मचारी थे, इनके सारे विशेषाधिकार छीन लिए गए, जिससे इनकी जो हालत है वो काफ़ी शोचनीय हो गई। नेक्स्ट है भूमि कर में वृद्धि। अलाउद्दीन ने कुल उपज का आधा भाग राज्य कर के रूप में निश्चित कर दिया। प्रति बिस्वा, एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है, तो प्रति बिस्वा कुल उपज का 50% है वो भूमि कर निर्धारित किया गया। जबकि पूर्व के जो सुल्तान थे वो भूमि कर की दर उनके समय 1/3 थी, इसने 1/2 कर दी, अर्थात 50% जो है वो भूमि कर के रूप में चुकाना पड़ता था। और ये अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष साबित हुआ, क्योंकि इससे किसानों की हालत है वो अत्यंत ही शोचनीय हो गई। नेक्स्ट है पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की नाप के आधार पर भू राजस्व कर निर्धारित किया। भूमि की नाप करवाकर उसके आधार पर कर का निर्धारण किया। भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने में इसने महत्वपूर्ण प्रयास किए। अलाउद्दीन ने जो राजस्व मंत्री नियुक्त किया उसका नाम था शरफ कायनी, जो कि एक ईमानदार राजस्व अधिकारी था। कृषि योग्य जो भूमि थी उसकी नाप करवाकर भू राजस्व का निर्धारण किया जाने लगा तथा हालांकि जो लगान है नकद और जिन्स के रूप में वसूल किया जाता था, परंतु सुल्तान लगान जिन्स अर्थात अनाज के रूप में वसूल करना अधिक पसंद करता था। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूली की व्यवस्था केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई। कर ही चराई और अन्य कर। चराई जो कि मवेशियों के चारागाह में चरने पर लिया जाने वाला कर था। विद्वानों का मानना है कि चराई कर केवल दूध देने वाले पशुओं के लिए ही निर्धारित था। कर ही का अर्थ स्पष्ट नहीं है। प्रोफेसर होदीवाला का कहना है कि कर ही के स्थान पर घर ही होना चाहिए, जो संभवतः प्रति घर या प्रति मकान लिया जाने वाला एक कर था। अन्य जो कर थे उनमें था जजिया, जो कि गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। दूसरा था जक़ात, जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था और ये संपत्ति का 1/40 भाग लिया जाता था तथा इसको धार्मिक कार्यों पर ही खर्च किया जाता था। खुमस, जो कि युद्ध में लूट का माल होता था, उसका 5वां हिस्सा राज्य को मिलता था तथा शेष 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। नेक्स्ट है राजस्व विभाग का पुनर्गठन। राजस्व विभाग का पुनर्गठन कर शरीफ कियानी को राजस्व विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया तथा राजस्व और लगान संबंधी नए नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नवीन विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान ए मुस्तखराज विभाग को राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करने और उसे वसूल करने का काम सौंपा गया। अर्थात इसका जो कार्य था वो था राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के ऊपर जो बकाया राशि थी उसकी जांच करने और उस बकाया राशि को वसूल करने का काम। बर्नी का कहना है कि हजारों लिपिकों और राजस्व एकत्रित करने वाले कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में जेल डाल दिया गया, जहां उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ये जो राजस्व विभाग था दीवान ए मुस्तखराज, इस विभाग में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी रोकने हेतु इसके कर्मचारियों को अन्यों की तुलना में कुछ अधिक वेतन दिया जाने लगा। इस भी विभागीय लोग बेईमानी से बाज नहीं आए। इस पर भी जब विभागीय लोग बेईमानी पर बाज नहीं आए बेईमानी से, तो इनको कठोर दंड देने की नीति सुल्तान ने अपनाई। बर्नी का कहना है कि लोग राजस्व अधिकारियों को जुअर से भी बुरा समझते थे। इस विभाग में मुंशी होना अपराध माना जाता था। कोई भी व्यक्ति राजस्व विभाग के मुंशी से अपनी लड़की का विवाह करने के लिए तैयार नहीं था।
राजस्व विभाग में नौकरी करने की अपेक्षा मृत्यु अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार करते थे और इनको कठोर दंड दिया जाता था। इससे इनकी बदनामी हो रखी थी। डॉक्टर के.एल. लाल का कहना है कि राजस्व विभाग की नौकरी प्लेग से भी बुरी मानी जाती थी। डॉक्टर ताराचंद का कहना है कि यह नीति आत्मघातक थी, क्योंकि उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया। राजस्व नीति की समीक्षा। अलाउद्दीन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। राज्य के आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। लोग विद्रोह करने की बातें करना भी भूल गए और राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार था वो समाप्त हो गया। परंतु राजस्व नीति किसानों के लिए अत्यंत हानिप्रद सिद्ध हुई। किसानों को अपनी आय का 75% तक भाग सरकार को करों के रूप में चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। हिंदू राजस्व कर्मचारियों की दशा भी अत्यंत शोचनीय हो गई। जनसाधारण के हित में नहीं रही अलाउद्दीन की ये राजस्व सुधार संबंधी योजना, और स्थायी लाभ इससे प्राप्त नहीं हो सके। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत बढ़नी की तारीख फिरोजशाही ग्रंथ है। इस योजना को लागू करने के उद्देश्य इस प्रकार है। सैनिक आवश्यकता की पूर्ति। पहला जो उद्देश्य है वो है सैनिक आवश्यकता की पूर्ति। बढ़नी का कहना है कि सुल्तान ने ये जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था है यह विशाल सेना के खर्चे की समस्या को हल करने के लिए लागू की थी। विशाल सेना रखने और सैनिकों को नकद वेतन देने से राजकोष पर भारी दबाव पड़ा। अतः सैनिकों को कम वेतन दिया जाने लगा, परंतु उनकी आर्थिक संतुष्टि हेतु जो दैनिक काम में आने वाली चीज़ें थी उनको सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाने हेतु सभी आवश्यक वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दिए गए। दूसरा जो उद्देश्य था वो है कहते हैं जनसाधारण की भलाई करना। खैरुल मजलिस का लेखक है शेख नासरुद्दीन। उनका कहना है कि सुल्तान ने खाद्य सामग्री को सस्ता करने का निश्चय राज्य के आम लोगों के लाभ के लिए किया, परंतु इस कथन की पुष्टि किसी भी अन्य समकालीन इतिहासकार द्वारा नहीं की गई है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे महत्वाकांक्षी शासक से जन कल्याण की भावना के लिए इस प्रकार की योजना लागू करना ये अपेक्षित नहीं माना जा सकता, उचित नहीं माना जा सकता। डॉक्टर UN डैन का कहना है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी के विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना था, न कि उनके सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना। अर्थात इन्होंने अलग ही उद्देश्य बताया है। इनका कहना है कि व्यापारी वर्ग द्वारा जो चालाकियाँ की जाती थी जिससे कि वस्तुओं में वृद्धि हो रही थी तो उसको रोकना था। परंतु निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने अपनी जो ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राजनीतिक उद्देश्य, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही नई बाजार व्यवस्था को लागू किया गया। संभवतः जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो केवल राजधानी दिल्ली में ही लागू की गई थी। ये बढ़नी के कई कथनों से स्पष्ट हो जाता है। साम्राज्य के सभी भागों में इसको लागू नहीं किया गया था। इस विषय पर डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक खिलजी वंश के इतिहास में अच्छी विवेचना की है। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए गए और ये जो मूल्य थे वो साधारण बाजार की दर से कम रखे गए। अधिकांश वस्तुओं के मूल्य बढ़नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में दिए हैं। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग से बाजार कायम कर दिए गए तथा विशाल सरकारी गोदाम बनाए गए जिससे कि आपातकाल स्थिति में बाजारों में वस्तुओं की उपलब्धता बनाई जा सके। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न भिन्न वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार तय किए गए। खाद्यान्नों के मूल्य जैसे गेहूं का मूल्य 7.5 जितल प्रति मन, जौ 4 जितल प्रति मन, चना 5 जितल प्रति मन, चावल 5 जितल प्रति मन, शक्कर 1.25 जितल प्रति शेर, घी 1 जितल प्रति 2.5 शेर, उड़द 5 जितल प्रति मन, मोठ 3 जितल प्रति मन, सरसों का तेल 1 जितल प्रति मन। इस प्रकार खाद्यान्नों के मूल्य निश्चित कर दिए गए। जितल जो होता था वो तांबे का एक सिक्का होता था
तांबे का एक सिक्का होता था जित्तल, जिसका वजन फरिश्ता ने अपने तारीख के फरिश्ता ग्रंथ में लिखा है कि ये 1 तोले के बराबर होता था। जो आधुनिक मुद्रा विशेषज्ञ हुए हैं नेल्सन राइट, जिन्होंने अपनी पुस्तक द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली देयर क्रोनेस एंड मेट्रोलॉजी के अंतर्गत बताया कि यह लगभग 1 पैसे के बराबर अर्थात 1 रुपये के 64 पैसे के हिसाब से 1 रुपये के बराबर होता था जितल। चांदी का जो टंका है वो 96 रत्ती का होता था। एडवर्ड थॉमस, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली के अनुसार अलाउद्दीन के समय का मन 14 शेर के बराबर था। घुमक्कड़ व्यापारियों को यह आदेश दिया गया कि वे दिल्ली के बाहर के स्थानों से बाजार में नियमित रूप से अनाज लाकर निश्चित मूल्यों पर बेचें। इसके अलावा खाद्यान्न बाजारों की सुरक्षा हेतु दोआब तथा राजधानी के निकट के अन्य प्रदेशों के समस्त राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे किसानों से अधिक अनाज वसूल करने का प्रयत्न करेंगे। अनाज का 50% भूमि कर वसूल करके तथा किसानों को जमाखोरी नहीं करने देंगे। किसानों को जितनी उनके परिवार की आवश्यकता है उतना अनाज किसान अपने पास रख ले और बाकी का जो है वो घुमक्कड़ व्यापारियों को बेच दे, ऐसी व्यवस्था की गई। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने हेतु सरकारी अन्नागार स्थापित किए गए। मुनाफाखोरी, चोर बाजारी का पूर्णतः निषेध कर दिया गया और ऐसा करने वालों को कठोर दंड की व्यवस्था की गई। राशन प्रणाली की व्यवस्था की गई। संकटकालीन स्थिति में अकाल आदि में कौन सी वस्तुएं किस अनुपात में वितरित की जाएगी, इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिए जाने की व्यवस्था की गई। खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त किए गए, जो इस प्रकार हैं। पहला है सहना, जो कि खाद्यान्न बाजार का अधीक्षक होता था। मलिक कबूल को सेना के पद पर नियुक्त किया गया। इसका कार्य कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी रोकना तथा व्यापारी निश्चित मूल्य से अधिक न ले, तोल या माप में कम न दे और वस्तु की किस्म भी खराब न हो, यह भी देखता था तथा बेईमानी करने वाले को कठोर दंड भी सेना द्वारा दिया जाता था। वर्नी कहता है कि अगर कोई व्यापारी कम तोलता हुआ पाया जाता तो उसके शरीर से उतना ही मांस खींच लिया जाता था। अर्थात इसकी दंड व्यवस्था इस तरह से अत्यंत ही कठोर थी। बरीद जो होते थे, बरीद ए मंडी सुल्तान को विक्रय योग्य वस्तुओं की उत्तमता की सूचना देते थे तथा सुल्तान तक बाजार संबंधी सूचनाएं पहुंचाने का कार्य बरीद ए मंडी का था। नेक्स्ट है मुन्हियान, जो कि गुप्तचर होते थे, जो अपनी रिपोर्ट सीधे सुल्तान के पास भेजा करते थे। व्यापारियों की बेईमानी पकड़ने के लिए सुल्तान अपने छोटे छोटे गुलाम लड़कों को कुछ जित्तल देकर बाजार से चीज़ें मंगवाता और उनको दीवान ए रियासत की उपस्थिति में तुलवाता था। यदि उसमें जरा सी भी बेईमानी पाई जाती तो दीवान ए रियासत उस व्यापारी को कड़ा दंड देता। नेक्स्ट है सराय ए अदल, जो वस्त्रों का भी बाजार स्थापित कर दिया गया और जो कि सराय ए अदल नामक भवन, सराय ए अदल क्या था, एक भवन था जिसमें वस्त्र बाजार स्थापित किया गया था। इसके नियम इस प्रकार थे, व्यापारियों द्वारा लाया गया समस्त सामान सीधा सराय ए अदल पहुंचाया जाए। कपड़ों के मूल्य निर्धारित कर दिए गए, जैसे दिल्ली खल्च जो रेशम थी उसको 16 टंका, सिलाटी नामक साधारण सूती कपड़ा के 5 टंका, कच्चा रेशम 6 टंका और चादर का मूल्य 10 जितल था। प्रत्येक व्यापारी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, दीवान ए रियासत जो कि वाणिज्य मंत्रालय था उसमें अपना नाम लिखवाना उसका जरूरी था, पंजीकरण करवाना जरूरी था तथा मुल्तानी व्यापारियों को शाही कोष से 20 लाख टंके की धनराशि देकर यह आदेश दिया गया कि वे सभी स्थानों से कीमती सामान सराय ए अदल पहुंचाए। कपड़ा बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। सुल्तान ने आदेश दिया कि कीमती वस्त्र तब तक न बेचे जाए जब तक कि दीवान ए रियासत से अनुमति पत्र प्राप्त न हो जाए। मलिक याकूब को कपड़ा बाजार की व्यवस्था की देखभाल करने के लिए दीवान ए रियासत
ये जो दीवान रियासत होता था समस्त बाजारों का महानिरीक्षक होता था, परंतु विशेषतः ये कपड़ा बाजार की व्यवस्था की देखभाल करता था और मलिक जो याकूब था उसको इस पद पर नियुक्त किया गया। कपड़ा बाजार की देखभाल के साथ अन्य सेनाओं के कार्यों पर भी दीवान रियासत नामक जो अधिकारी है वो निगरानी करता था। घोड़ों और अन्य पशुओं के बाजार, जो प्रथम श्रेणी या सर्वोत्तम श्रेणी के घोड़े होते थे उनका मूल्य 100 से 200 टंके, द्वितीय श्रेणी के घोड़े 80 से 90 टंके, तृतीय श्रेणी के घोड़े 65 से 70 टंके निर्धारित कर दिया गया है इनका मूल्य। दुधारू गाय का मूल्य 3 या 4 टंका, दुधारू भैंस का मूल्य 10 या 12 टंका तथा अच्छी भेड़ या बकरी का मूल्य 10 जितल से 14 जितल तक कर दिया गया। बेईमान दलालों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई तथा उनको व्यापारियों के साथ दूर के किलों में बंद कर दिया जाता था। घोड़ा बाजार के निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई। प्रमुख घोड़ा दलालों को अपने घोड़ों के साथ प्रत्येक 40 दिन या 2 महीने बाद सुल्तान के सामने निरीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ता था। प्रत्येक जो घोड़ा होता था वो निश्चित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है या नहीं, तो ये सुल्तान स्वयं देखता था। दास दासियों के भी बाजार निश्चित कर दिए गए, उनके भी मूल्य निश्चित कर दिए गए। सुंदर दासी का मूल्य 20 से 40 टंका, साधारण दासी 5 टंका से 12 टंका, अत्यंत सुंदर दासी का मूल्य 1000 से 2000 टंका, दास या गुलाम लड़के का मूल्य 100 से 200 टंका निर्धारित कर दिया गया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के दोष या इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? कठोर दंड व्यवस्था के कारण जो वाणिज्य व्यापार की प्रगति थी वो अवरुद्ध हो गई। दुकानदारों तथा व्यापारियों में भी असंतोष व्याप्त था क्योंकि जो नियम थे इसके वो अत्यंत कठोर थे। किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई, उनको 75% भूमि कर तथा अन्य करों के रूप में अदा करना पड़ता था। कठोर नियंत्रण से राज्य कर्मचारियों में भी असंतोष व्याप्त था। कठोरता के कारण ये जो कर्मचारी है जनता के प्रति भी कठोर होते थे, इस कारण ये सरकारी कर्मचारी जनता में अप्रिय हो गए और इनको प्लेग से भी अधिक खतरनाक माना जाने लगा। अच्छी और बहुमूल्य वस्तुएं बाजार से गायब हो गई। बाजार नियंत्रण के लाभ, योजना की सफलता के कारण सुल्तान अपने उद्देश्य जो कि उसका उद्देश्य था राज्य की आर्थिक स्थिति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना विशाल सेना का भरण पोषण, ये उसका उद्देश्य था। इसको पूरा करने में सुल्तान सफल रहा। विशाल सेना रखने हेतु व्यवस्था हो गई। मंगोलों के आक्रमण विफल करने में सुल्तान सफल रहा। जीवन की आवश्यक वस्तुओं के भाव बहुत सस्ते हो गए और वर्षों तक सस्ते रहे तथा राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। इस प्रकार अलाउद्दीन अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली को, जो यद्यपि काफ़ी जटिल थी, उसको सफलतापूर्वक लागू करने में सफल रहा। जिस उद्देश्य से उसने इस प्रणाली को लागू किया था उसमें इसे पूर्ण सफलता मिली और इसके कारण ही वह कम खर्चे में एक विशाल सेना को संगठित करने में कामयाब रहा। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।